Hi guys, welcome back to the channel. Welcome to the daily Hindu news analysis of 1 नवंबर 2021। आज है मंडे और देखते हैं कि आज के कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या क्या आर्टिकल्स आए हैं, क्या एडिटोरियल्स आए हैं, कौन से हमारे एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग देख रहे हैं, नो टाइम बाउंड पैक्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें क्या कहा गया है, G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है। इसमें जलवायु परिवर्तन को लेके कोई भी समझौता नहीं किया गया है कि किस टाइम तक हम पर्टिकुलर जो भी जलवायु परिवर्तन है उसमें हम लोग चेंजेस लेके आएंगे। तो ऐसा कोई भी इसमें कोई पॉइंट नहीं रखा गया है। और साथ ही में यहाँ पे ये भी नहीं बताया गया है कि जो हमारा घरेलू कोयला कंजप्शन है उसकी खपत को कब तक हम लोग ख़त्म कर देंगे। इसमें इसके लिए भी कोई कमिटमेंट्स नहीं की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन G20 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया और उन्होंने विकासशील देशों के जो फ़ायदे हैं उस पे जलवायु परिवर्तन से क्या इफ़ेक्ट आएगा नहीं आएगा, इस पे काफ़ी फोकस किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई भी समयबद्ध एक समझौता नहीं किया गया है जलवायु परिवर्तन को लेके। शिखर सम्मेलन समाप्त हो चुका है और यहाँ पे जलवायु परिवर्तन से फाइट करने के लिए $100 बिलियन की सिफारिश की गई है और जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की बात की गई है। आई थिंक कोविड-19 से लड़ने के लिए वैक्सीन्स की जो अवेलेबिलिटी है वो अधिक से अधिक समानता हो, इस चीज़ पर जोर दिया गया है। ये बोला गया है कि जो भी घरेलू बिजली उत्पादन है कोयले से लेकर, उसका यहाँ पे उल्लेख नहीं किया गया है। जो घरेलू बिजली उत्पादन करते हैं कोयले से, उसकी यहाँ पे कोई डिटेल्स या कोई भी बात नहीं की गई है। बट हाँ, सारी G20 कंट्री ने ये बोला है कि जितने भी नए सेटअप्स हैं कोयले को लेके, कोयला संयंत्र को लेके 2021 के एंड तक उसको फाइनेंस करना बंद कर दिया जाएगा। एंड अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो यहाँ से निकल के आ रही है कि जो मिड सेंचुरी तक ही हम लोग ग्लोबल नेट ज़ीरो ऑन कार्बन इमिशन को अचीव कर पाएंगे। WHO ने भी बोला है कि जो वन हेल्थ अप्रोच अपनाया है और उसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन्स को अदर कंट्रीज़ में, जो कंट्रीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती है, वहाँ पे पहुँच उसकी बढ़ानी है। WHO ने क्या कहा है, WHO ने जो दक्षिण अफ्रीका में MNRA हब है वहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की बात की गई है कि हम लोग यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, फाइनेंस करेंगे ताकि वहाँ पे वैक्सीन डेवलपमेंट हो सके। MNRA हब, अब ये MNRA हब क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। MNRA हब क्या है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू साउथ अफ्रीका में एक टीम बनाया गया है थ्रू पार्टनर्स फ्रॉम कोवैक्स। ये क्या कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं टेक्नोलॉजी जो ताकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन का प्रोडक्शन हो सके और कोविड-19 के अगेंस्ट जो फाइट है वो चल सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया रेडीज़ एमिशन लिस्ट, भारत में क्या किया गया इस समिट में बताया है कि जो इंडिया के साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक वेबसाइट डेवलप की है। इस वेबसाइट का जो मेन मोटो है वो ये है कि जो इसमें इन्होंने क्या लिस्ट किया है कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने हिस्टोरिकली कितना एमिशन किया है कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग में, और कंपेयर कर रहे हैं कि जो हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं। ये डेटाबेस इसीलिए तैयार किया गया है कि ये जो एमिशन हो रहा है उसको देखा जा सके कि डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में कितना डिफरेंस है, कौन ज़्यादा जिम्मेदार है। तो ये एक इंडिया ने वेबसाइट बनाई है जिसका समर्थन G20 शिखर सम्मेलन में किया गया है। क्या अब यहाँ से आपके माइंड में आ रहा हो कि ये ब्रेजावाइल क्या है। ठीक है, ये कैपिटल है कोंगो की। कोंगो एक कंट्री है अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कोंगो एक कंट्री है, उसकी कैपिटल है ब्रेजावाइल, जहाँ पे कि ये mRNA हब को सेटअप किया गया है। आप एक आर्टिकल देख रहे होंगे, रो ओवर कास्ट स्प्लिट ऑफ मनरेगा वेजेस। अब अगेन यहाँ पे रोज़ इस पे आर्टिकल आ रहा है MG नरेगा पे। अब यहाँ पे क्या हो गया है कि जाति विवाद को लेकर इशू हो गया है कि इनका कहना क्या है कि जो भी SC ST के कैंडिडेट्स हैं उनको पेमेंट पहले कर दी गई है और अदर्स को नहीं की गई है। यहाँ पे लोगों का कहना क्या है कि जितने भी MG नरेगा के अंदर वर्क कर रहे थे, राजस्थान में आर्टिकल रिगार्डिंग राजस्थान है, तो वो उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया और जबकि SC ST के कैंडिडेट्स को 15 से 20 दिन के अंदर उनका पेमेंट कर दिया गया है। बट अदर्स का 2 मंथ्स हो गए हैं, उनका कोई पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ पे पंचायत अधिकारी क्या कह रहे हैं, पंचायत अधिकारी का कहना है कि जो ये कास्ट वाइज हमने
प्रोवाइड की है सैलरी, ये ऐसा आदेश उनको ऊपर से आया हुआ है, यानी अपर ऑफिशियल्स का आदेश था ऐसा कि आप जो है SC/STs को पहले दीजिए, अदर्स को बाद में दीजिए, ऐसा पंचायत का कहना है, पंचायत अधिकारियों का कहना है। सेम इशू झारखंड, पश्चिम बंगाल और कर्नाटका में भी हो रहा है, जो यहाँ पे इशू हो रहा है। और आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं, ये आप ग्राफ आपके सामने है, ये SC/ST कैंडिडेट्स को डिनोट कर रहा है रेड लाइन और SC को डिनोट कर रहा है ब्लू लाइन। अब आप यहाँ पे देखेंगे अगस्त में SC को पेमेंट हो गया है, ये इधर डेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट जो अदर्स है ना, जो येलो लाइन से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, उनको अभी तक पेमेंट नहीं किया गया है। तो ये इस ग्राफ को दिखा रहा है। पर MG नरेगा से रिलेटेड सिर्फ इतनी ही डिटेल्स दी गई थी, बाकी MG नरेगा क्या है क्या नहीं इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर किया था। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, टाइगर पोचिंग के रिलेटेड है। तो ये टाइगर पोचिंग कहाँ पे की गई है? तेलंगाना में की गई है। टाइगर को मतलब यहाँ पे जो कोई संस्था है जो टाइगर प्रोटेक्शन को देखती है, तो इससे रिलेटेड हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो तेलंगाना में ये केस हुआ है टाइगर पोचिंग का, और ऑलरेडी वहाँ पे कितने टाइगर है? 26 टाइगर्स हैं। उसके बाद भी वहाँ पे टाइगर पोचिंग का केस मिला है। टाइगर है, इसका IUCN स्टेटस क्या है? IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। ओके, यानी कि ये थ्रेटन्ड स्पीसीज़ में इंडेंजर्ड लिस्ट में आता है। उसके बावजूद लोग इसका अवैध शिकार कर रहे हैं, इसकी स्किन के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो लेते हैं कि तेलंगाना में कितने टाइगर रिजर्व हैं। तेलंगाना में 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक कवाल, ये 2012 और 13 में इसको मान्यता मिली थी। टाइगर रिजर्व है अमराबाद, ये भी तेलंगाना में। तो ये 2 टाइगर रिजर्व आपको माइंड में रखने हैं। आप अपना नोट्स जहाँ भी बनाते हैं वहाँ पे लिख लीजिए। अदरवाइज़ जिसको भी द हिंदू की PDF फाइल चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकता है। ये जो एज इट इज़ पेपर है, मैं यही पेपर डाउनलोड कर दूँगी उसमें, और ये उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, एक क्वेश्चन है आपसे। अभी रिसेंट टाइम में हमारे यहाँ 52 टाइगर रिजर्व हैं, तो आप लोग बता सकते हैं जो 52nd टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? अगर आपको पता है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। टाइगर रिजर्व है इंडिया में, ये कब सेटअप किया गया है? ये 1973 में सेटअप किया गया है। इसके थ्रू गवर्न किया जाता है। इसको कौन मतलब गवर्न करता है, यानी इसके ऊपर कौन है? प्रोजेक्ट टाइगर। इसको कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। यानी कि जो NTA है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, किसको एडमिनिस्टर करती है? प्रोजेक्ट टाइगर को। और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व्स इंडिया में एलोकेट किए जाते हैं, यानी उनको दर्जा दिया जाता है कि ये टाइगर रिजर्व है। तो देखिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या है, बिकॉज ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती, फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो एंड फॉर मेंस ऑल्सो। है एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का स्टेटस क्या है? स्टैट्यूटरी। और जो भी ये डायरेक्टिव देती है, जितना भी किसको टाइगर रिजर्व मतलब घोषणा कर दी इसने कि हाँ ये टाइगर रिजर्व बनेगा, तो वो सब लीगल होता है बिकॉज ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी। जैसे कि जो टाइगर रिजर्व होते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक स्टेट में हो, कुछ पार्ट एक स्टेट में, कुछ पार्ट अदर स्टेट में जो उसके साथ में लगी हुई है, ऐसा होता है। तो जो भी उनके बीच में कुछ मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो उससे रिलेटेड भी जो भी चीज़ें हैं, इशू हो रहा है, उसको भी ये देखती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ना प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, क्या ये लोकल पीपल, जैसे जो जनजाति होती है, ट्राइब्स होती है, वो जंगल में ही रहती हैं, और उसे बहुत से जो हमारे यहाँ नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें लोकल पीपल यानी ट्राइब्स रहती हैं। तो ये जो क्या करता है, ये ना जो एड्रेस करता है लोकल पीपल के इंटरेस्ट को भी, जो भी उस सराउंडिंग टाइगर रिजर्व में रहते हैं। तो ये आपसे ना अगर NTCA आता है तो डेफिनेटली ये ऑप्शन बन सकता है, तो आपको ये सब माइंड में रखना है। तो ये सब था टाइगर को लेके जो पोचिंग की जा रही है, इसका अवैध शिकार किया जा रहा है, और क्या क्या इसकी डिटेल्स थी वो सब मैंने आपके सामने रख दी है। एडिटोरियल है, आर्टिकल नहीं, एडिटोरियल पेज पे आ गए हम। तो ये क्या है कि कोर्ट ने ऑर्डर किया है पेगासस स्टिल फॉल्स शॉर्ट। अब इसको आर्टिकल को जो एडिटोरियल है ना उसको समझने से पहले, ये डेली पेगासस आ रहा है, तो आई नो कि बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, बट मैनी ऑफ स्टूडेंट्स मे नॉट बी अवेयर ऑफ इट। तो मैं उनको बता दूं कि पेगासस क्या है। सबसे पहले तो पेगासस का मीनिंग क्या होता है। एक पेगासस ना एक उड़ने वाला घोड़ा होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया है, ये उड़ने वाला घोड़ा होता है, इसको बोलते हैं पेगासस। ये ना पहले ज़माने में हुआ करता था, ऐसा लोग बोलते हैं,
और इसको ना इस ज़माने में भी होना चाहिए था, बिकॉज़ अब ज़्यादा ज़रूरत है। पहले कहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी, अब ज़्यादा ज़रूरत है। इतना ट्रैफिक वगैरह होता है, इतना महंगा टिकट है एयर फ्लाइट्स वगैरह का, तो ये अब ना गायब हो चुका है। तो इसको पेगासस बोला जाता है। ये पेगासस किसने डेवलप किया है? पेगासस डेवलप किया है इज़राइल की कंपनी ने। इज़राइल की कंपनी है NSO, उसने ये डेवलप किया है पेगासस। पेगासस क्या है? एक स्पाईवेयर है, उसी करते हैं, एक मालवेयर है, स्पाईवेयर। ठीक, ये जो पेगासस है ना, ये भी एक स्पाईवेयर है। ये जो NSO इज़राइल का ग्रुप, इसने ये डेवलप किया है। जैसे जो इज़राइल है, जो संस्था है, तो अगर किसी को किसी पे मतलब स्पाइंग करानी होती है ना, जासूसी करानी होती है, तो ये समझ लीजिए कि 60 करोड़ लेता है। ठीक है, 50 लोगों की निगरानी करने के लिए। अगर आपको 50 लोगों की निगरानी करानी है तो इनको 60 करोड़ प्रोवाइड कराने होंगे। देख लेते हैं जो पेगासस है ना, ये इतना ख़तरनाक क्यों है। स्पाईवेयर तो बहुत सारे होते हैं, बट ये बहुत ख़तरनाक है। ये कैसे ख़तरनाक है? वेयर होते हैं ना, जितने भी स्पाईवेयर होते हैं, वो क्या करते हैं, कंप्यूटर में आके कंप्यूटर को ही नुकसान पहुंचाते हैं। और कई तरह से नुकसान हो सकता है। उसी में से एक नुकसान ऐसा होता है कि जो हमारी जासूसी करता है। ऐसे ही मालवेयर को हम लोग क्या कहते हैं? स्पाईवेयर कहते हैं। जो इज़राइल की कंपनी है ना, उसका कहना ये है कि जो इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से, पेगासस मालवेयर की हेल्प से, उन्होंने बहुत सारे आतंकवादी घटनाओं को होने से रोका है। उन्होंने मतलब बहुत सारे आतंकवादियों पर, आतंकवादी जितने भी हैं उनको मतलब लगता हुआ कि हाँ, जितने भी संगठन हैं वहाँ पे उनकी जो भी सीक्रेट चीज़ें हैं उनको वहाँ से मतलब थ्रू द पेगासस उन्होंने उस चीज़ को अपने जो भी जहाँ पे डेटाबेस इकट्ठा करते हैं वहाँ पे पहुँचाया है। क्योंकि जो पेगासस है ना, ये मोबाइल में घुस जाता है 1 क्लिक में। आपके पास आएगी मिस कॉल आएगी, आपके व्हाट्सएप पे मिस कॉल आएगी, ईमेल आएगा, आप 1 क्लिक, ये सिर्फ 1 क्लिक में ही आपके फ़ोन में अपलोड हो जाता है। और आपकी सारी जानकारी, इवन आपकी गैलरी में क्या है, आपके कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, आप कहाँ कहाँ बात करते हैं, एवरीथिंग, सब कुछ ये सारे डिटेल्स कहाँ पहुँचा देता है? NSO को, इज़राइल के पास पहुँच जाती है। और जिससे क्या होता है, जितनी भी सीक्रेट बातें हैं ना, वो सब इनको पता चल जाती है। और ये जब सब पता चल जाता है तो इनका कहना क्या है NSO का, कि हमने बहुत सारी आतंकवादी घटनाओं को होने से रोका गया है। हर एक चीज़ के निगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, सेम एज इसके साथ भी है। सिस्टम होता है जो एप्पल फ़ोन में है iOS, एक होता है एंड्रॉयड फ़ोन। ऐसा बोला जाता है ना कि जो एप्पल फ़ोन वाले यूज़र हैं, जो एप्पल फ़ोन रखते हैं, भाई ये बहुत सिक्योरिटी में स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड। बट पेगासस ने ना इसको भी नहीं छोड़ा है, पेगासस इसमें भी घुस गया है, पेगासस इसमें भी जा सकता है बहुत ईजिली। ठीक, तो पेगासस के लिए iOS और एंड्रॉयड दोनों बराबर है। पेगासस क्या करता है ना, ये आपके फ़ोन में घुस जाता है थ्रू 1 क्लिक, और आप ही का नेटवर्क यूज़ करके, आप ही की जासूसी करके, आप ही का डेटा NSO ग्रुप इज़राइल को भेज देता है। और ये क्या करता है ना, ये अपने आप से आपके फ़ोन का कैमरा ऑन कर सकता है, माइक ऑन कर सकता है, ट्रेस कर सकता है लोकेशन। जैसे कि आपने कहीं बात की किसी अदर नंबर पे, कि मान लीजिए कोई आतंकवादी है, वो लोग बात कर रहे हैं कि हाँ चलो इज़राइल को उड़ाना है या फलाना वहाँ पे बम दगाना है, तो इसने क्या किया, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, वो भेज दिया NSO वहाँ पे। और अब इसने क्या किया, इसने वो बातें सारी सुन ली। ठीक है, अब उसको पता है कि यार इन लोगों ने मीटिंग का टाइम रखा है पर्टिकुलर प्लेस पे, तो ये क्या करेगा, जब आप मीटिंग करेंगे ना उसी टाइम पे माइक ओपन कर लेगा। और जो भी आप वहाँ पे, ऐसा होता है ना कि लोग क्या कहते हैं, यार मोबाइल पे क्या बात करेंगे, चलो ना मिलकर बात करते हैं। उनको लगता है मोबाइल पे बात करेंगे तो ट्रैप हो जाएंगी बातें, कुछ सीक्रेट बात करनी है, जैसे आतंकवादी हैं, तो वो सोचते हैं कि चलो मिलकर बात करते हैं। अब यहाँ पेगासस क्या कर रहा है, इनको यहाँ भी नहीं छोड़ रहा है। अब मिलकर बात करो तो माइक ओपन कर दे रहा है, और जो भी दोनों पर्सन बात कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करके NSO ग्रुप को भेज दे रहा है, जिससे कि NSO ग्रुप ने बहुत सारी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने से रोका है। तो ये इसका पॉजिटिव फैक्ट है। अब इशू कहाँ आ रहा है? इशू ये आ रहा है कि ऐसा बोला गया, अभी इससे पहले इशू आया था कि जो पाकिस्तान है ना, इमरान खान, इनके पास ना 4 फ़ोन हैं, 3 वाइफ हैं। ठीक है, तो एक फ़ोन तो इनका होगा जो ये अपना संसद का, सरकार का काम करते हैं, बाकी 3 फ़ोन इनकी 3 वाइफ के होंगे, सब अलग अलग नंबर पे कॉल करती होंगे। और क्या है कि जो पाकिस्तान का कहना क्या है, इमरान खान का कहना क्या है कि इनका ना काफ़ी लंबे समय से जो फ़ोन है वो स्पाईवेयर के थ्रू, पेगासस के थ्रू जासूसी की जा रही थी। तो इनका कहना क्या है कि ये ना भारत ने करवाया है, मतलब भारत ने पेगासस को, इज़राइल की कंपनी को, इनके फ़ोन को ट्रेस करने के लिए कहा गया है, ऐसा इन्होंने मतलब पाक ने क्लेम किया था।
और पता है ये जो पेगासस है ना, ये इतना खतरनाक है। जैसे आप अपना फ़ोन फिंगरप्रिंट के थ्रू ओपन करते हो ना, फिंगरप्रिंट, तो ये तो आपका फ़ोन जानता है कि आपकी फिंगर है, जब आप ये फिंगर लगाओगे तो फ़ोन ओपन हो जाएगा। ये पेगासस ना क्या करता है, ये आपके फिंगरप्रिंट को भी उठा के वहाँ भेज देता है। तो कोई आतंकवादी संगठन है, उसने कहीं कोई मिसाइल लगाई है, कोई बम लगाया है, और जो कि उसके फिंगरप्रिंट से ऑपरेट होना है, जब वो फिंगरप्रिंट उस पर प्रेस कर देगा वो वहाँ दब जाएगी। बट फिंगरप्रिंट तो वहाँ जा चुका है, वो उसको डिफ्यूज़ कर सकते हैं। जब इन्फॉर्मेशन इसराइल के NSO ग्रुप के पास चली गई और फिंगरप्रिंट भी चला गया, तो उन्होंने वहाँ से चेंज करके डिफ्यूज़ कर दिया। तो आप लगाते रहो फिंगर, कुछ नहीं होने वाला है। तो ये ऐसा पेगासस सॉफ्टवेयर है। में क्या इशू चल रहा है इंडिया में, कहना क्या है कि भाई इंडिया में ना पत्रकार, जितने भी मीडिया है, बहुत सारी मीडिया और कुछ अदर लोग हैं, जैसे मतलब सरकार के भी कुछ मंत्री, सरकार के भी 2-3 मंत्री जिन पे ये स्पाई किया जा रहा था, और 3 अपोजिशन में एक राहुल गांधी भी हैं जिनके ऊपर ये स्पाई, मतलब ऐसा दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी के फ़ोन में भी पेगासस सॉफ्टवेयर डाला गया और उनको भी जासूसी के उसमें रखा जा रहा है। तो इन सब को लेके कि पत्रकार, मीडिया और ये सब एक हमारी जो प्राइवेसी है उसको लेके उसका उल्लंघन हो रहा है। तो इस बात को लेके पूरा आर्टिकल दिया गया है। तो पता है कि पेगासस क्या है। आई होप सबको पेगासस समझ में आ गया होगा। 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी अपॉइंट की है जो कि इस चीज़ की जांच करेगा कि जो चार्जेस लगे हैं यूनियन गवर्नमेंट यानी सरकार के खिलाफ कि उसने मोबाइल फ़ोन में जो पेगासस स्पाईवेयर है उसको इन्वेट किया है और वहाँ से डिटेल्स डिवाइस से मतलब फेच की जा रही हैं सिटीजन्स की। तो ये इसके लिए कमेटी बनाई है। तो ये आर्टिकल इसी से रिगार्डिंग है कि जो सिविल लिबर्टीज़ हैं उनका हनन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कोई भी अभी तक गारंटी नहीं मिली है कि जो कोर्ट की तरफ से आदेश आना है कि क्या मतलब ये जो अगेंस्ट गवर्नमेंट के केस चल रहा है पेगासस को लेके, तो इनका कहना ये है कि अभी तक जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो भी कोई एक क्लियर निर्णय लेती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो कोर्ट के सामने तो चुप रही, कोर्ट के सामने तो उसने कोई जवाब दिया नहीं और कोर्ट किसी भी निर्णय नतीजे पे मतलब एक क्लियर जो एक डिसीज़न होता है उन्होंने नहीं बताया इसके बारे में। अब उन्होंने एक पैनल गठित कर दिया है। तो ये जो एडिटोरियल है जिन्होंने लिखा उनका कहना यही है कि क्या जो सरकार कोर्ट के सामने नहीं बोली है तो वो क्या एक बाहरी पैनल के सामने अपना मुंह खोलेगी, अपना जवाब देगी। तो ये मतलब देखने वाली बात होगी कि जो सरकार है वो कोर्ट का सहयोग करेगी। तो ये इस चीज़ में जो राइटर है उसने इसी बात को यहाँ पे उठाया है कि अभी ऐसी कोई गारंटी नहीं मिली है। जो एक याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में कि 50,000 से ज़्यादा मोबाइल नंबर पर ये पेगासस स्पाईवेयर को इन्वेट किया गया है। से ही जो इज़राइल की NSO है ना उसने ये बोला है कि हमने ये स्पाईवेयर जो पेगासस है ना ये सिर्फ सरकारी बेचे हैं, सरकारी एजेंसीज़ को ही बेचे हैं। और NSO का कहना क्या है कि हमारा मकसद कोई सिविल जो पर्टिकुलर सिटीज़न है उसकी निगरानी करना नहीं है, ओनली टेरर एक्टिविटीज़ को रोकना ही हमारा एक इसका जो एम है इस स्पाईवेयर को बनाने का, वो टेरर एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए है। और इसीलिए इन्होंने जो अदर कंट्रीज़ हैं उनकी सरकार को ये बेचा है। तो यहाँ पे राइटर क्या लिखता है कि जो सरकार है वो सरकार क्या कह के बच रही है। सरकार ने क्या बोला है कि जो नेशनल सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी के तहत वो बाध्य नहीं है, यानी कि उसको आप मतलब कंपेल नहीं कर सकते, वो बाध्य नहीं है सारी जानकारी देने के लिए रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी। तो ऐसा कह के मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है यूनियन गवर्नमेंट वो बच रही है रिगार्डिंग जो पेगासस क्या ऐसा मतलब जो स्पाईवेयर है क्या उन्होंने इन्वेट किया है कुछ लोगों के फ़ोन में। तो नेशनल सिक्योरिटी राष्ट्र सुरक्षा के लिए हम बाध्य नहीं है कि जो सारी इन्फॉर्मेशन हम दे, बिकॉज इट कैन हार्म नेशनल सिक्योरिटी। जैसा भी इन्होंने यहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा रख दिया है कि ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है और इसके लिए हम ये जवाबदेही नहीं है कि हमने पेगासस यूज़ किया है कि नहीं किया है। और इस चीज़ का जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो सम्मान करती है संसद का, पार्लियामेंट का, नेशनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। तो इसमें आगे जांच करने के लिए भी मतलब कुछ ऐसा फर्दर बोला गया है, मना किया गया है। बट सिक्योरिटी की बात आती है तो क्या करती है जो कोर्ट होती है ना सुप्रीम कोर्ट, वो भी क्या करती है गवर्नमेंट का सम्मान करती है, जिस वजह से उन्होंने क्या कहा कि उसको बाध्य नहीं किया कि आप जवाब दो या ना दो। बट अब यहाँ पे क्या किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट अदर याचिकाएं आ रही हैं, बहुत सारी कंप्लेन आ रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सम्मान देने वाली बात है उसको साइड में रखते हुए ये पैनल गठित किया गया, ये कमेटी बनाई है जो इसकी जाँच करेगी। कोर्ट ये मानता है कि किसी भी व्यक्ति की जासूसी करना, चाहे वो सरकार के द्वारा हो, आंतरिक पर्सन्स के द्वारा हो या किसी बाहरी एजेंसी के द्वारा हो, ये उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन करना होता है। तो ऐसा सरकार ने बोला है। ये
अब इसका मतलब ये नहीं कि जो स्पाइंग करना ये पूरी तरीके से अवैध है कि आप किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट ये करेंगे तो ये भाई उसकी निजता के अधिकार का हनन हो रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए ना, उसकी भी एक लिमिट है, संविधान में दिया गया है। जितने भी जज हैं, जज का कहना क्या है कि जितना भी संविधान के थ्रू आपको मतलब प्रोसीजर दिया गया है, उस प्रोसीजर के थ्रू आप जासूसी कर सकते हैं, बट अंधाधुंध जासूसी की इजाज़त नहीं दी गई है। जो यहाँ पे मेन मोटिव है ऑथर का कहने का, वो ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक कमेटी तो गठित कर दी है कि हाँ इसको जांच करेंगे, बट दायर की गई जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उसको एक बैक बर्नर पे भेजना है, यानी कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी लिबर्टी के साथ एक समझौता किया जा रहा है। ऑथर यही कहता है कि अगर ये जो कमेटी गठित की गई है इसको पेगासस स्पाईवेयर के लिए, अगर इसमें गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट कुछ किसी तरीके ऑब्स्टेकल लेके आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को आगे बढ़ के यहाँ पे बात करनी चाहिए नागरिकों की लिबर्टी के बारे में, तो तभी हम कुछ समझ पाएंगे कि हाँ ये की सुरक्षा के बारे में। तो अभी तक इस एडिटोरियल में इतना ही दिया गया है कि जो पेगासस से रिलेटेड इशू चल रहा था उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, वो सरकार कोई जवाबदेही नहीं दे रही है। सरकार सीधे बोल रही है कि तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, और एक कहीं ना कहीं सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को आगे रख दिया, तो जिस वजह से क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी आगे इसके बारे में मतलब कुछ भी जांच करने से रोक कर दी। लेकिन उसके बाद फिर से याचिकाएं दायर की गई और उसके बाद क्या किया गया, एक पैनल गठित किया गया है, और ये बोला जा रहा है कि हाँ भाई पैनल गठित कर दिया गया है तो क्या जांच करेगा, पैनल सरकार से पूछेगा। तो ये ऑथर कह रहा है कि जब सरकार कोर्ट के सामने नहीं बोली तो पैनल के सामने क्या बोलेगी। और अगर ये पैनल, अभी तो पैनल गठित किया गया तो अब देखते हैं कैसे कार्य वर्क करता है। अगर इसमें भी सरकार अपना हस्तक्षेप करती है और इसके काम को रोकती है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को आगे आना चाहिए और इस हस्तक्षेप को रोकना चाहिए, और एक स्पष्ट कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि जो सामान्य नागरिक हैं उनका जो निजता का अधिकार है वो बरकरार रहे। हम यहाँ नीचे एडिटोरियल देख रहे हैं कि बाइडेन को जलवायु परिवर्तन के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ निगोशिएशन यानी कि कुछ पे बातचीत करनी होगी, ऐसा इसमें बोला जा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल आप देख रहे हैं, एंड यूएस इन डिस्प्यूट ओवर स्टील एल्युमिनियम टैरिफ ने बोला है कि जितनी भी अमेरिकी जॉब है, जॉब को बरकरार रखते हुए जलवायु खतरे से निपटने के लिए वो डर्टी प्रोडक्शन की क्षमता पे रोक लगाएंगे। अमेरिका ने जो यूरोपियन यूनियन से एल्युमिनियम आता था ना, जो स्टील एल्युमिनियम आता था, उस पर जो टैरिफ लगता था उसको इमीडिएटली एंड कर दिया है। और ये आपको पता होना चाहिए किसने लगाया था, ये मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था टैरिफ। तो इस टैरिफ को भी इन्होंने एंड कर दिया है। जब अमेरिका ने यूनियन से जो इंपोर्ट होती थी स्टील और एल्युमिनियम, उस पे टैरिफ हटाए हैं, तो यूरोपियन यूनियन ने भी इसके बदले में कुछ टैरिफ हटाए हैं। विस्की पे हटाया है, पावर बोट पे हटा दिया है, और डेविडसन मोटरसाइकिल पर और ETC और अदर प्रोडक्ट्स हैं उन पर टैरिफ हटा दिया गया जो अमेरिका से इंपोर्ट होते थे। तो ये यूरोपियन यूनियन और यूएस के बीच एक टैरिफ डील हुई थी, उसके रिगार्डिंग है। और यहाँ पे जो डर्टी प्रोडक्शन है, जितना भी मतलब जिससे कि एनवायरनमेंट को खतरा है, उस पर मतलब आएगा कि उसको कैसे कम किया जा सके। तो इस नेक्स्ट आर्टिकल आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं CBI से रिलेटेड, दोनों जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। बट हाँ, CBI एक एजेंसी है जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे CBI की। CBI का फुल फॉर्म सभी को पता होगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये एक एजेंसी है इंडिया की, और ये किसके अंडर में वर्क करती है, ये यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आपको बताना था, जो एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, वो क्या है। हमेशा ना आप ये ज़रूर देखो कि पर्टिकुलर एजेंसी वो किसके अंडर में वर्क कर रही है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में वर्क कर रही है। तो CBI किसके अंडर में वर्क करती है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। CBI क्या करती है, एक इंटरपोल होता है। इंटरपोल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक है। जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तब मैं आपको इंटरपोल बताऊंगी। तो जो CBI है ना, वो इंडिया की तरफ से इंटरपोल के साथ मिलकर वर्क करती है। CBI है ना, इसको सबसे पहले ना सिर्फ ब्राइबरी के लिए और गवर्नमेंट करप्शन के लिए सेटअप किया गया था। इसको 1965 में किया गया है। इसको ना थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसको जो अदर स्टेट है उसमें जो क्राइम हो रहे हैं और अदर इंटरनेशनल केसेस हैं, अदर मल्टी एजेंसीज हैं, उनके साथ मिलकर ये वर्क करती है। मतलब जितना, तो ये जो एजेंसी है ना, इस काफ़ी सारे वर्क हैं, जैसे सेवरल इकोनॉमिक क्राइम्स, स्पेशल क्राइम्स, केसेस ऑफ करप्शन और अदर केसेस, इन सबको ये डील करती है। टिप से इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो ये यहाँ पे ये चीज़ है।
सीबीआई इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविज़न ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, यानी कि सीबीआई को छूट मिली हुई है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से। यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट सभी को पता होगा कि कोई भी नागरिक इसमें अपनी एप्लीकेशन दे सकता है और पर्टिकुलर एजेंसी या वर्क से रिलेटेड, सरकार के वर्क से रिलेटेड या कोई भी अधिकारी है उसके वर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकता है, बट सीबीआई की नहीं ले सकता। अब ऐसा क्यों किया गया हुआ? बिकॉज ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि सीबीआई है वो जांच कर रही क्राइम्स की, तो अगर आप इसकी इन्फॉर्मेशन लीक कर दोगे तो फिर वो जांच कैसे होगी? तो ऑब्वियसली इसका रीज़न यही है। और सबको पता है कि जो है दिल्ली पुलिस एक्ट के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1942 में एज अ पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। और इसका ज्यूरिसडिक्शन किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसका मोटो आप देख लीजिए, बहुत टाइम होता है मोटो पूछ लिया जाता है। इसका मोटो क्या है? इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। फिल्म्स ये नहीं, ये स्टैच्यूटरी बॉडी भी नहीं है और ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये अपनी पावर कहाँ से ड्राइव करती है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। यानी कि जो ये हमारा सीबीआई है वो वर्क करती है, उसको पावर कहाँ से मिलती है? यानी जो भी जितने भी एजेंसी या संगठन, जो भी कुछ एजेंसी बनती है ना, उसको कोई ना कोई ड्राइव करता है, यानी किसी के अंडर में होती है, किसी न किसी एक्ट के थ्रू वो वर्क करती है। तो ये किस एक्ट के थ्रू वर्क करती है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। तो ये अब हम देख लेते हैं कि जो सीबीआई है ना, तो उसमें कैसे अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं। कि सीबीआई का डायरेक्टर होता है ना, वो 2 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है। तो ये जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है ना, ये इसको कौन अपॉइंटमेंट कमेटी तो मतलब जो अपॉइंट करते हैं, जैसे हमारे राष्ट्रपति हैं वो बहुत सारी पोस्ट पे जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं, बट कोई ना कोई रिकमेंड करता होगा ना कि हाँ फलाना पर्सन है, इसको फलाना पोस्ट पे अपॉइंट कर दो। तो किसकी रिकमेंडेशन से? सिलेक्शन कमेटी। तो अभी हम पहले देख लेते हैं कि कौन अपॉइंटमेंट कमेटी में कौन है, उसके बाद हम देखेंगे सिलेक्शन कमेटी में कौन है। अपॉइंटमेंट कमेटी जो है ये भी मेंशन की गई है दिल्ली पुलिस एक्ट 1946 में, इसको बताया गया है। और इसको अमेंड किया गया था लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 में एंड सीबीसी एक्ट 2003। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं कि इसको अपॉइंट कौन कौन करता है। इस कमेटी में, अपॉइंटमेंट कमेटी में कौन कौन है? पहले तो प्राइम मिनिस्टर, यानी वो चेयरपर्सन है इस अपॉइंटमेंट कमेटी के। दूसरे लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा। सबको पता हुआ कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होते हैं। ठीक है, लीडर ऑफ जो भी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होती है ना, जिसको 1/10 वोट मिले होते हैं, वो विपक्ष का लीडर होता है। तो विपक्ष का लीडर भी इसमें शामिल होता है। कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट जज। अगर मतलब चीफ जस्टिस नहीं आ पा रहे हैं तो वो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिकमेंड कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि सिलेक्शन कमेटी क्या है। देखिए, जो सिलेक्शन कमेटी है ना, ये भी कंस्टिट्यूट की गई है DSPE एक्ट 1946 के थ्रू में। एक तो CBC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो मेंबर होता है वो कौन होता है? चेयरपर्सन होते हैं सिलेक्शन कमेटी के। और जो विजिलेंस एक तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है, एक विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं, वो इसके मेंबर होते हैं। और कौन होता है? सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स, उसके भी मेंबर्स होते हैं यहाँ पे। और लास्ट कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस कैबिनेट सेक्रेटरीट, इसका भी एक मेंबर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सारे की यहाँ पे 4 मेंबर्स होते हैं, मतलब 3 मेंबर होते हैं, एक चेयरपर्सन होता है। तो इसमें पूछा जा सकता है कि जो सीबीआई की सिलेक्शन कमेटी होती है तो उसमें चेयरपर्सन कौन होता है? तो चेयरपर्सन कौन होता है? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो ये हमने बात कर ली सीबीआई की। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। क्या आर्टिकल आया हुआ है चाइना को लेके। चाइना थोड़ी सी अपनी मतलब दलीलें दे रहा है कि वो G20 में नहीं गया, उसने G20 शिखर सम्मेलन जलवायु परिवर्तन वार्ता जो हुई थी वहाँ अटेंड नहीं किया। उसने रीज़न दिया है कि हाँ उसकी यहाँ की इकोनॉमी बहुत स्लो चल रही है, कोविड आउटब्रेक हो गया, उसको कोविड नेट जीरो लेके आना है, तो सेक्टर वगैरह उसने काफ़ी सारे अपने वही जो होते हैं ना छोटे बच्चे इशू, वो मतलब बहानेबाजी की है। तो अभी हम यहाँ पे चाइना का कुछ ऐसा, इसमें चाइना का ही बताया कि पावर सेक्टर लो चल रहा है, इकोनॉमी लो चल रही है। अरे सब कुछ लो चल रहा है तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इतनी सारी इनिशिएटिव क्यों चला रहे हो? नहीं चलानी चाहिए। तो ये इसका चाइना का थोड़ा सा इशू है। तो इसको इसमें कुछ ऐसा दिया नहीं है, बस उसका बता रहा है कि स्लोइंग इकोनॉमी हो रही है। तो अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। जैसा कि कल हमने लेबनान के बारे में पढ़ा था, तो आज UAE ने भी बोल दिया। UAE भी क्या है? गल्फ कंट्री है। तो उसने भी बोल दिया कि भाई उसके जितने भी सिटीज़न, जितने भी नागरिक वहाँ पे रह रहे हैं ना, वो जितना जल्दी हो सकता है वहाँ से छोड़ के आ जाओ, नहीं तो वहाँ पे भूखे मरोगे। ठीक है, तो UAE ने भी एक आदेश दे दिया। अपने मैप में ना लेबनान नहीं दिखाया था कहाँ पे है, तो मैं भी ना आपको लेबनान दिखा देती हूँ। इसकी ये ना इज़राइल के पास में, इसकी सिचुएशन क्या है, इसके पास में कौन सा सी है, ETC।
हमारा इंडिया। अब इंडिया से हम इधर चलते हैं, पाकिस्तान आता है, अफ़गानिस्तान आता है, ईरान आता है, इराक आता है, और इधर ये सऊदी अरब आता है। ये यूएई है जिसने ऑर्डर दिया है कि भाई जो भी हमारे लोग हैं वहाँ पे चले आओ वापस। तो ये आप पिंक कलर का जो देख रहे हैं ना, पिंक कलर, ये है लेबनान। ओके, तो अब ये लेबनान की लोकेशन है कि ये कहाँ पे लोकेट है। तो ये क्या है, इधर मेडिटेरियन सी है, ये आप देख सकते हो। मेडिटेरियन सी इसकी कोस्टल लाइन को टच करता है, और इसकी जो बाउंड्री है वो किससे टच होती है, इज़राइल से और सीरिया से। तो ये सब ना आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि लेबनान न्यूज़ में चल रहा है। तो ये तो बात हो गई लेबनान की। हमने यहाँ पे कल नहीं देखा था, आज हमने लेबनान की लोकेशन देख ली, और उसके पास कौन सा सी है, कोस्टल एरिया है, कहाँ वो टच करता है, बाउंड्री सब देख लिया। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, ओवर वेस्ट एशिया। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसका कोई मतलब वायुयान था, जो बॉम्बर है वो वेस्ट एशिया के ऊपर से उड़ के गया है, तो ये तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं। बट हाँ, यहाँ पे ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स। तो वो हम देख लेते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, एक तो बात की गई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़, और एक बात की गई है रेड सी की। तो ये ना आपके मैप वाले क्वेश्चन जो आते हैं ना एग्ज़ाम में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की तो बात, ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है ना, सबसे बिजिएस्ट रूट है। अब रेड सी की भी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की भी बात करते हैं। चलिए देखते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ कहाँ पे है। यहाँ पे मेरे मैप में आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़। ये तो मैंने आपको जूम करके दिखा दिया, बट अब हम इसको देखते हैं कि ये कहाँ पे है एग्जैक्टली। ठीक है, अभी तो आपको आइडिया नहीं लग रहा होगा। अब ये देखिए हम इसको, तो ये यहाँ से ये आपको पॉइंट पता चल गया होगा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ कहाँ पे है, यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा इंडिया, और ये है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान के बाद हम आ जाते हैं ईरान पर। ओके, तो ये है ईरान, और ये है पर्शियन गल्फ़, यानी ये जो वाटर बॉडी दिख रही है पर्शियन गल्फ़, ये यूएई के पास में आती है। और ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ना, जहाँ पे मैंने रेड डॉट लगाया है, ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़। बहुत नैरो स्पेस दिया हुआ है ये। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है ना, ये क्या करती है, पर्शियन गल्फ़ को गल्फ़ ऑफ ओमान से जोड़ती है। ठीक है, और ये किन दो कंट्रीज़ को अलग करती है, जो हमारी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है, ये दो कंट्रीज़ है, इनको सेपरेट करती है। और पर्शियन गल्फ़ और यहाँ पे गल्फ़ ऑफ ओमान है, उसको ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है ये कनेक्ट करती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की लोकेशन बता दी। अब हम देखते हैं रेड सी भी रेड सी भी दूर नहीं है। ये तो रहा हमारा पर्शियन गल्फ़, ये रही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़, ये रहा रेड सी। रेड सी कहाँ पे है, ये देखिए सऊदी अरेबिया है ना, ये सऊदी अरेबिया। तो ये सऊदी अरेबिया को इधर टच करता है, इधर इजिप्ट को टच करता है, इधर सूडान को टच करता है, इधर इरिट्रिया को टच करता है, और यमन को भी टच करता है। ठीक है, तो जो ये रेड सी है ना, अल मंदेब स्ट्रेट। ओके, तो आप इसका नाम याद रखिएगा, बाब अल मंदेब स्ट्रेट। ऑफ एडन और रेड सी को कनेक्ट करती है, और ये किस किस को सेपरेट करती है, इधर से यमन है, इधर है जिबूती। तो अच्छा लगा हो और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली तो इट मीन्स कि आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है, और आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे क्या होगा, मुझे अप्रिशिएशन मिलेगा। आप मुझे ये सब्सक्राइब करने से मैं थोड़ा मोटिवेट होंगी, और भी अच्छी क्वालिटी की वीडियो लेके आऊँगी आपके सामने। तो आज के लिए गाइस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।